जस्टिस संजय किशन कौल जी, मेरे सहयोगी श्री जस्टिस पंकज मित्तल जी, केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, श्री डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी, मुख्य न्यायाधीश श्री कोटेश्वर सिंह जी, उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेरी आदरणीय बहन गीता मित्तल जी, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख बार के सम्मानित सदस्य, विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जमीन पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसी जमीन जिसने अपनी खूबसूरती से लोगों को कई सदियों से लुभा कर रखा है, ऐसी जमीन जहां लोगों ने शायरों और कलाकारों को अपने जज्बात जाहिर करने का मौका दिया। पर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरती पर बात करते रह सकते हैं, लेकिन यहां के लोगों के प्रति हमारा आदर तभी होगा जब हम एक समाज के रूप में यहां की चुनौतियां और कठिनाइयों को भी समझें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहां की चुनौतियां और कठिनाइयों को भी हम समझ सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिस्थिति और चुनौती इस क्षेत्र के अनुसार अपने आप में अलग है और जिनका सामना करने के लिए समर्पण, दृढ़ता और नवीनता की जरूरत है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार लोगों तक अन्य न्याय नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब है कि कई ऐसे क्षेत्र जैसे कि जम्मू से सटे पहाड़ी इलाके, कश्मीर और लद्दाख, जहां पर पहाड़ों के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्रों में लोग अपनी समस्याएं न्यायालयों तक मुश्किल से ही ले पाते हैं। कभी कभी इतनी सर्दी होती है कि घर से निकलना भी मुश्किल होता है, यहां तक कि अलग अलग शहरों में मौसम और पहाड़ी रास्तों में आने जाने की कठिनाई भी होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शहर कम हैं और ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, जो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों के बीच हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए न्यायालय तक आना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ जम्मू से सटे पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर और लद्दाख में कई बार भूस्खलन और बर्फबारी की वजह से भी लोग न्यायालय और कानूनी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह सत्य है, असलियत है। सर्दियों में कोर्ट का बंद रहना न्याय प्रणाली को प्रभावित कर देता है। न्यायालयों तक लोगों का न पहुंच पाना समाज में कई मुद्दों को कानून के दायरे से बाहर कर देता है। यह एक चिंता का विषय है। इन्हीं परिस्थितियों में और इन कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जम्मू परिसर का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि जम्मू में नया हाईकोर्ट परिसर बनने से लोग यहां आ सकेंगे और न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब भी किसी भी राज्य के हाईकोर्ट परिसर में जाता हूं तो मैं यही सोचता हूं, भारत के हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय लोगों के लिए उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए आने वाले संवैधानिक कोर्ट हैं, जहां पर लोग सबसे पहले आते हैं। भारत जैसे बड़े देश में सभी के लिए दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट आना आसान बात नहीं है। इसलिए अलग अलग राज्य के हाईकोर्ट एक बहुत जरूरी संस्थान के रूप में काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हाईकोर्ट परिसर का होना अपने आप में यह संदेश देता है कि लोगों के लिए भारत की कानूनी संस्थाएं और संवैधानिक कोर्ट कचहरियां खुले हैं और लोग यहां न्याय पाने
के लिए आ सकते हैं। ये बात कहते हुए मुझे यह भी जानता हूं कि कई करोड़ लोगों के लिए किसी भी न्यायालय तक आना या न्यायालय तक आने की बात भी सोच पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए न्यायालय के चक्कर लगाना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर आम इंसान रोज कोर्ट के चक्कर लगाने में अपना समय व्यर्थ करे तो वो अपना और अपने परिवार के लिए जीवन चलाने का समय कहां ले आएगा। न्याय प्रणाली से जुड़े हम सभी लोगों को इन सब बातों को समझना होगा और बार बार कई प्रयास करने पड़ेंगे ताकि भारत के आम इंसान तक न्याय व्यवस्था पहुंच सके। टेक्नोलॉजी ऐसे समय में और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए बहुत जरूरी बन गई है। कोरोना महामारी के दौरान हमने कई अपनों को खो दिया। भारत की जनता के लिए कोरोना महामारी का दौर बहुत ही कठिन समय था। एक जज के रूप में हम लोग अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं करते, पर मैं ये आज जरूर कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में भारत की जनता ने मानसिक रूप से जो सहा, मैं उसे समझता हूं। इसी वजह से जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ और कई संस्थान लोगों के लिए बंद हो गए, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि कोरोना महामारी के दौरान भी कैसे लोगों को न्याय प्रणाली तक पहुंचने में कोई मुश्किल ना हो। अगर कोर्ट ही बंद रहेंगे तो लोग न्याय मांगने कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के चेयरमैन के रूप में मेरे लिए यह जरूरी था कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोर्ट को चलाया जाए ताकि लोग ये ना सोचें कि न्याय व्यवस्था बंद हो गई है। पिछले 3 साल में भारत की न्यायपालिका ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। कोरोना महामारी के दौरान जब कोर्ट परिसर बंद हो गए तब जजों, वकीलों, खासतौर पर वकीलों और खासतौर पर अपने कोर्ट स्टाफ ने बहुत तेजी से और समझदारी से ऑनलाइन कोर्ट चलाने की प्रक्रिया को शुरू किया। और अब जब हम कोरोना की महामारी प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं तो भारत की न्यायपालिका में एक तकनीकी परिवर्तन आ चुका है। एक समय इस बारे में सोचना भी मुश्किल था, पर अब टेक्नोलॉजी के सहारे न्याय प्रणाली को चलाना और न्याय प्रणाली को सुधारना एक आम बात हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कई योजनाओं का शुरुआत किया है। इनमें से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और नेशनल सर्विसेज एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस यानी कि एनस्टेप इनिशिएटिव की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इन प्रक्रियाओं में और इन प्रकल्पों के माध्यम से हम न्याय प्रक्रिया में काफी सुधार ला सकेंगे। डीएमएस के जरिए कोर्ट से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज एक केंद्रीय जगह पर व्यवस्थित और सुरक्षित रखे जा सकेंगे और अगर किसी भी जानकारी या दस्तावेज को निकालना हो तो डीएमएस के जरिए बहुत आसानी से उसे निकाला जा सकेगा। इस व्यवस्था के जरिए कागज का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। एनस्टेप के जरिए नोटिस और समन्स को ट्रैक पर पाना आसान हो जाएगा। कई बार नोटिस और समन्स में देरी होने के कारण भी सुनवाई में देरी हो जाती है। इसमें एनस्टेप के द्वारा सुधार होगा। ये दोनों नई प्रणाली अपने आप में तकनीकी चमत्कार है। साथ ही साथ यह इस बात का भी सबूत है कि हम तकनीक के सहारे अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इन नई सेवाओं के आने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जनता के लिए और बेहतर बनेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि डीएमएस और एनस्टेप का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जनता सबसे पहले जिला स्तर पर ही अपने मुकदमा ले जाकर आती है। हमारी यह कोशिश है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे अमीर हो या अमीर ना हो, सबको न्यायालय तक पहुंचना आसान लगेगा। जो भी हम नई पहल कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे ऑनलाइन सुनवाई हो,
इन सब पहलुओं का इस्तेमाल जब जिला न्यायालयों में होगा, तभी हम लोगों को न्याय व्यवस्था में जोड़ने का काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। हम आज नई तकनीकी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा की गई एक पहल का जिक्र करना चाहता हूं। उड़ीसा हाईकोर्ट ने हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी को उपलब्ध कराया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके जरिए कोई भी वकील किसी भी जिले से रहकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाईकोर्ट में अपनी केस की बहस कर सकता है। इसका फायदा यह है कि वकील को हाईकोर्ट जाने आने में जो समय और खर्च लगता है, वो भी बच सकता है। जम्मू के पहाड़ी इलाके, कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जहां के भूगोल की वजह से, कठिन पहाड़ीय रास्तों की वजह से एक जिले से हाईकोर्ट आना मुश्किल होता है, वहां अगर ऐसे कदम उठाए जाएं जो उड़ीसा हाईकोर्ट ने उठाए हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। लोगों के मुकदमे की सुनवाई होना और समय पे उनका केस लगना, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि कई हाईकोर्ट के सामने आज है। कई बार मामलों में समय पर तारीख नहीं लग पाती। ऐसे मुद्दों में भी तकनीक का इस्तेमाल करके इसे सुधारा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैं अपना कार्यभार संभालते ही मैंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को तकनीक के जरिए केस लिस्टिंग सुधारने का आदेश दिया है। जुलाई से हमारे सारे नए मुकदमे ऑटोमेटिक लिस्टिंग के जरिए सुनवाई के लिए प्रदान करेंगे, क्योंकि देश की जम्मू के नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भारत के मुख्य न्यायाधीश के कर कमलों से संपन्न हुआ। एक आधुनिक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मैं समझता हूं कि आज के दिन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम आगे बढ़ा सके। लोग कह रहे थे कि भवन बहुत आधुनिक है, ढेर सारी खूबियां उसकी बताई गई, लेकिन ये 1800 करोड़ रुपए का बोझ भी जम्मू कश्मीर पर पड़ा है, जो श्रीनगर और जम्मू। तो मैं सोच रहा था कि अगर हर साल 500 करोड़ रुपए मैं प्रबंध करूंगा, तो ये फिर 3 साल में इसका उद्घाटन हो पाएगा। लेकिन ये आवश्यकता थी और ये जरूरत थी, लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और मैं आभारी हूं भारत सरकार का, क्योंकि जब मुझे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि एकदम होना ही है, तो हमारी सीमा आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर बहुत छोटी सी यूटी है, संघराज्य क्षेत्र है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि हमारे लिए मुश्किल काम था। लेकिन मैं आभारी हूं भारत सरकार का। जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हाँ करिए और जो भी धन आवश्यक होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं समझता हूं कि हम सबके लिए खुशी का विषय है। संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अत्याधुनिक, सहज एवं सरल बनाने के जो प्रयास हुए हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं। एक घटना मुझे याद आती है। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर को अंतिम शुक्रवार था। उस समय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा साहब आज दरबार मूव हो रहा है, श्रीनगर से जम्मू जा रहा है, आपको वहां मौजूद रहना पड़ेगा। तो मैं गया, वहां देखा तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लग करके श्रीनगर से जम्मू आ रही थी। मैंने पूछा क्या है? कहा दरबार मूव हो रहा है। हमने कहा एक ऐसा दरबार है जो ट्रक में मूव होता है। फिर हम लोगों ने तय किया कि अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक वापस नहीं जाएगी। और मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर प्रशासन का हर कार्यालय पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित है और देश में सबसे ज्यादा ई सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ही जनता के लिए उपलब्ध कराई। ई गवर्नेंस में यूटी श्रेणी में हम प्रथम हैं और इस सभागार में मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के समक्ष
ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष जब भारतवर्ष में रैंकिंग होगी तो जरूर हम नंबर 1 होंगे। ऐसी कोशिश हम सब कर रहे हैं। न्याय तंत्र में भी टेक्नोलॉजी की सहूलियत से मैं समझता हूं कि जनता को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो इसके लिए प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि ये देश उनका कृतज्ञ रहेगा। ई कोर्ट सर्विसेज को प्रतिदिन मिल रहे लाखों हिट्स, नागरिक केंद्रित प्रयास और ईज ऑफ जस्टिस एवं डिजिटल सशक्तिकरण ये स्वाभाविक रूप से बस दिखाई पड़ रहा है। यह प्रयास इस बात का भी उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी अपनी क्षमता, संसाधन और ऊर्जा का उपयोग करके एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकती है और लोगों के जीवन में सहजता और सुगमता ला सकती है। हमारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन का भार देश की संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मिले जुले संतुलन से जुड़ा हुआ है। देश के नीति निर्माताओं ने संविधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि सभी संस्थाएं आम नागरिकों के लिए हितकारी हों तथा विविधता में एकता को हम सब कायम रख सकें। इन 75 सालों की यात्रा में देश ने सकारात्मक उन्नति की है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने मूल्यों को अक्षुण्ण बना रखते हुए आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया है। ये कहना मुनासिब होगा कि संविधान की छत्र छाया में, संविधान के निर्देशन में जन जन की सामूहिक ताकत ने विकास का एक लंबा रास्ता तय किया है तथा हर भारतीय की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता ने आज भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित किया है। मिश्रा जी ठीक कह रहे थे, अनंत काल से ही हमारे देश ने मानवता का मार्गदर्शन किया है और आज एक बार फिर पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अनेक विषयों पर आप देख रहे हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मैं मानता हूं हमारे संविधान में निहित मानवीय गरिमा, सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक न्याय के मानवतावादी मूल्यों द्वारा ही शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की प्रगति संभव है। हमारी संस्कृति सामाजिक समता पर बल देते हुए कहा गया हमारे यहाँ, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। समस्त प्राणियों को समान भाव से देखने के जीवन मूल्य एवं आदर्श अनेक वर्षों की सामाजिक आर्थिक स्वावलंबन की यात्रा के आधार रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से देश की जनशक्ति ने तीव्र गति से देश को आगे बढ़ाया है, हमारी देश को मजबूती प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर भी यही लिखा है, यथो धर्म तस्थो जय। जहां धर्म है, जहां सही व्यवस्था है, वहीं विजय है, वहीं जय है। देश के नीति निर्माताओं में श्री हरि विष्णु कामत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 24 मई 1949 को संविधान सभा में न्यायपालिका पर हो रही बहस में उन्होंने कहा था कि आज जिन अधिकारों को नागरिकों को दिया जा रहा है, उनका रक्षण तथा संरक्षण करके न्यायपालिका संविधान की पवित्रता को सुनिश्चित करेगी। हमारे पूर्वजों की जागृति एवं सामाजिक चेतना की चरम अवस्था का इसे जीवंत उदाहरण ही माना जा सकता है। इसी आदर्श के आधार पर देश की विकास यात्रा में न्यायपालिका ने संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित रखा है और जनतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुए अपने दायित्वों का भी निर्वहन किया है। न्याय की प्रक्रिया में तेजी आए, इसके लिए अनेक परिवर्तन भी किए गए हैं, संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति तथा भारत सरकार का न्याय विभाग भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ है, का भी उपयोग हो,
टेक्नोलॉजी के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को सीमलेस और स्पीडी बनाया जा सके। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी के अनेक प्रोजेक्ट्स को बहुत कम समय में पूरा किया है और पूरी व्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश भी की है। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को बधाई देता हूं। वर्चुअल कोर्ट, ई फाइलिंग, ई सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी जैसे अनेक इनिशिएटिव्स के माध्यम से न्याय तक समग्र पहुंच को सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी बहुत प्रयास हुए हैं और इसलिए यूटी के लॉ डिपार्टमेंट के बजट में पिछले 2 वर्षों में आवश्यक बढ़ोतरी मैं कहूँ कि काफी बढ़ोतरी हम लोगों ने की है। आज जम्मू कश्मीर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लॉयर चैम्बर की जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश हो रही है। मोमिनाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया गया है। उसी तरह सांबा, रामनगर, पुलवामा अनेक स्थानों पर नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स तथा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाए गए। दूर दराज के इलाकों में भी विवादों को सुलझाने के लिए गुरेज जैसे दूरस्थ एरिया में भी पिछले वर्ष नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। गत वर्ष सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 9 कोर्ट कॉम्प्लेक्स तथा यूटी कैपेक्स के तहत 7 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा किया गया है। 34 नए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन और अनेक इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो रेंटेड एकोमोडेशन में चल रहे थे, उनकी स्थायी बिल्डिंग भी इस साल पूर्ण कर ली जाएगी। मैं इन्हें मात्र बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानता, बल्कि आम नागरिकों की आशा एवं विश्वास का प्रतीक मानता हूं, क्योंकि दूर दराज के जिलों में स्थित निचली अदालतों में बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक न्याय प्राप्त करने को उम्मीद लेकर आता है। न्यायपालिका एवं सभी संस्थाओं की कोशिश है कि सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अवसर मिले और उनके सामने जो संभावनाएं एवं चुनौतियां हैं, उसके लिए वह दृढ़ संकल्प होकर काम करे। बापू ने कहा था कि भारत यह समझ ले कि उसके पास जो आत्मा है वह पूरे विश्व की समस्त भौतिक शक्ति समीकरणों पर भी विजय पा सकती है। बापू हर नागरिक के आत्मबोध की बात करते थे ताकि सामूहिक सृजनात्मक प्रयासों से अपने अपने कर्तव्यों की चेतना से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के निर्माण में जुट सके, देश के नीति निर्माताओं के उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करे जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। मैं समझता हूं कि मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का, सर्वोच्च न्यायालय के वन्य न्यायाधीशों का और आप सबका भी कि आप सब इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इतनी ही बात करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।